फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार है। इसके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वो भी सीरीज कौन सी? तो 2016 से 2023 तक के आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए कि मतलब मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं है। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? तो मापन मूल्यांकन का वो भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यताओं को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। तो अगर सब्जेक्ट पूछ लिया जाए तो गणित, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये गुणात्मक है तो मात्रात्मक है, आप बताएं तो ये मात्रात्मक हो जाता है। और गुणात्मक में ये होता है, गुणात्मक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गुणात्मक वो होता है जिसमें भिन्न भिन्न अलग अलग हो। जैसे आपका क्या हो जाता है, जेंडर के अकॉर्डिंग, लड़का है लड़की है ना, आपको अलग अलग चीजें हैं। आपकी बुद्धि है तो वो अलग अलग है, क्योंकि किसी का बुद्धि मापन किया जाता है तो अलग बुद्धि लब्धि होती है, किसी का मापन किया जाता है तो अलग बुद्धि लब्धि होती है। यानी यहाँ पे क्या है, अलग अलग चीजें हैं, तो वो हो जाता है गुणात्मक। लेकिन जहाँ पे अंक की बात आए वो मात्रात्मक होता है। तो लेते हैं शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। मापन मूल्यांकन का वो भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही क्या है। तो परीक्षण यहाँ पे समझ लें कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन हम क्या कर रहे हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये परीक्षण होता है। उसके बाद मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष हो जाता है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है ना। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताएं तो रचनात्मक एवं योगात्मक। तो रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जो शिक्षक विद्यार्थियों की शिक्षा की निगरानी रखता है, ठीक है ना, और क्या कहता है कि नियमित रूप से और टाइम टाइम पर फीडबैक देता रहता है। तो उन्होंने क्या अच्छा किया है या कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। और योगात्मक में कि जो शिक्षक सत्र होता है उसके अंत में किया जाता है, तो वो योगात्मक हो जाता है। अंत में क्या किया जाता है, जैसे भाई एग्जाम हो जाते हैं, परीक्षा होती है, तो उसमें वो हो जाता है मूल्यांकन। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सहायता यानी कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्य के लिए उसे तैयार किया गया है। ये चीज प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भाई प्रश्न बच्चों से क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पता चलता है कि हाँ बच्चा कितना सीखा है और क्या उसको सिखाने की आवश्यकता है। तो प्रश्न करने का उद्देश्य ये हो जाता है कि बालक के ज्ञान स्तर का पता लगता है, बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। भाई आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया, आपने मान लीजिए कोई पाठ पढ़ाया और उसके बाद बच्चे से उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया, तो यही तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताएं तो स्पष्ट यानी प्रश्न स्पष्ट भाषा में हो रहे होने चाहिए, यानी स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। यहाँ पे ये है, प्रश्न ना ज्यादा सरल और ना ही ज्यादा कठिन होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस एज में है, जिस क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग तो आप उसे क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताएं। तो प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकारों में कौन कौन से हो जाते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। क्यों? यहाँ पे हम समझ लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन कौन से आते हैं। जैसे आपके मिलान वाले प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है भाई, पूर्ति प्रश्न हो जाते हैं, ये हो जाता है, चयन वाले हो जाते हैं, सत्य असत्य हो जाते हैं, सही गलत, और मिलान वाले, वर्गीकरण वाले, ये हो जाते हैं किसमें? वस्तुनिष्ठ में आते हैं। उसके बाद निबंधात्मक में कौन से आते हैं? तो इसमें आपके अति लघु हो जाते हैं जो भी आप कर रहे हो, ठीक है ना, और लघु हो जाते हैं और दीर्घ हो जाते हैं। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। यानी कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में जो बच्चे के सम्मुख समस्याएं आती हैं और उसको उन समस्याओं को खोज लेना क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नों द्वारा, अवलोकन द्वारा। भाई कैसे आप कर सकते हो कि आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ले सकते हो, तो पता चल जाएगा कि कितना आता है बच्चे को, कितना नहीं आता है। प्रश्नोत्तर द्वारा भाई प्रश्न आप उससे कर सकते हो, और आप अवलोकन भी कर सकते हो। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया यानी विधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो परिकल्पना ये होता है कि जैसे आपके सम्मुख कोई प्रॉब्लम आई है और आपके सम्मुख पहले वो प्रॉब्लम आ चुकी है और आप उसको सॉल्व कर चुके हैं, तो आप क्या करोगे? जैसे अभी समस्या आई है तो आप क्या करोगे? जो आपका पूर्व ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग आप उससे मिलान करोगे कि समझोगे कि हमारे सम्मुख वो समस्या आई थी तो हमने इसका निराकरण इस तरह से किया था, तो उसी से आप रिलेटेड चीजों को करोगे, है ना, वही चीज हो जाती है। शिक्षा में नवाचार। नवाचार यानी
नए तरीके से, है ना। नवाचार का मतलब क्या होता है? नए तरीके से नयापन लाना। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति विधियों में नवीनता का संचार करे। संचार मतलब आदान प्रदान करे। और नवाचार यानी नई पद्धतियों का नए तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो वही नवाचार हो जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम्य वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि। यही सब देखिए हो जाता है कि भाई मूल्यांकन का क्या लक्ष्य है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या क्या पृष्ठपोषण हो जाता है, और अभिप्रेरणा हो जाता है, और अधिगम्य वृद्धि हो जाती है। अधिगम यानी लर्निंग, है ना, ये चीजें तो आप समझते ही हैं। शिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ाना, यानी जो शिक्षा की गुणवत्ता है, यानी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी उसमें जो क्वालिटी है उसको और बेहतर करना। वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि हो जाती है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताएं। तो मूल्यांकन की भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना। यानी भावात्मक पक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो भावात्मक पक्ष में ये सभी चीजें आ जाएंगी। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहार रात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान से गामी पक्ष कहा जाता है। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन क्या है? छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। युग्म यानी जोड़े से, और इसमें छात्र छात्राएं यानी छात्र भी और छात्राएं भी हैं, है ना। सतत मूल्यांकन, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना। तो सतत मूल्यांकन से यानी से आशय उस मूल्यांकन से जो सीखने सिखाने के साथ चलता रहता है, यानी लगातार वो चल रहा है, जिससे विद्यार्थी के अनुभवों व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। यानी वही चीज आ गई कि लगातार मूल्यांकन हो रहा है। व्यापक मूल्यांकन यानी बड़ा मूल्यांकन, जिसका क्षेत्र बड़ा है, फैला हुआ है। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। यहाँ पे बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है बालक में डील डॉल तथा भार में वृद्धि। इसमें मांसपेशियां तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसके सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो जो जोड़े बनाए जाते हैं ना, तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियां दो या दो से अधिक एवं एक सूची आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची, जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलान या जोड़ा बनाया जाता है। जैसे इधर इस तरफ से दिए जाते हैं और फिर इस तरफ से दिए जाते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है। इस तरह से होता है। क्रियात्मक शोध का क्या उद्देश्य? तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत में लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक शोध यानी क्या है? शिक्षा जगत में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है, यही क्रियात्मक शोध का उद्देश्य हो जाता है। क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास एवं उनके द्वारा किया जाता है। न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायदर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताएं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित पद्धतों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहला। शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाएं। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। ये कौन सा हो जाता है? तो शून्य परिकल्पना। अब यहाँ तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पे हो जाता है शोध की समस्या अनुभव जन्य होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए संपन्न किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तत्कालीन समाधान किया जाता है। इस कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है। इसमें क्या मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं? तो मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्य हैं, अधिगम क्रियाएं हैं, व्यवहार परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई इसमें शिक्षण के जितने उद्देश्य हैं वो है ना, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना है। अधिगम क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं हमें सीखने में वो हो जाती हैं। व्यवहार परिवर्तन, जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना, है ना। क्रियात्मक शोध के चरण क्या है? समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना। क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण यहाँ
यहाँ पे हो जाएगा अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास और विश्लेषण और निष्कर्ष। लास्ट में होता है क्वेश्चन, देखिए बहुत इस तरह से कि लास्ट में क्या, तो सबसे लास्ट में निष्कर्ष होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। ये 2018 में आया हुआ है। सतत और मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताएं, तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध ये हो जाते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता बताएं, तो उत्तम परीक्षण के अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें उद्देश्य होता है ना। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। इसमें व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के मापन में करते हैं ना। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं और अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। जाता है मापन के प्रकार बताएं, तो शाब्दिक या नामिक मापन हो जाता है, क्रमिक मापन हो जाता है, आंतरिक मापन हो जाता है, अनुपातिक मापन हो जाता है। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है, तो बीटीसी के लिए 1 महीना। क्रियात्मक शोध की अवधि क्या है, तो बीटीसी के लिए 1 महीना। और विश्वसनीयता किसे कहते हैं, विश्वसनीयता यानी विश्वास, है ना, वही चीज। तो अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त होता है। आप बच्चे से क्या कर रहे हैं, आप बच्चे से आपने परीक्षा ली तो बार बार वही आंसर आ रहा है, बार बार वही आंसर आ रहा है, यानी उसमें विश्वसनीयता है, यही ना। अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है, तो निदान मतलब डायग्नोस्ट, है ना। तो ये होता है इसमें निदान शब्द शिक्षा के चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारणों को जानना या रोग का निर्णय करना। ये रोग का निर्णय करना यानी उसके पहले आप रोग के बारे में आपने जांच की, तो रोग को आपने क्या किया, रोग की जांच की और उसके बारे में जान लिया। अब आप उसका उपचार करेंगे। तो हम यहाँ पे निदानात्मक पढ़ रहे हैं तो निदानात्मक ही पढ़ेंगे। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों विभिन्न के आधार पर उसके रोगों का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों, दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। यानी क्या कह रहे हैं कि निदानात्मक से मतलब ये हो जाता है कि अगर बच्चे में कोई कमी है तो हम उसको जाने आखिर ये कमी इसमें है क्यों। अगर वो सुन नहीं पा रहा तो भाई क्यों नहीं सुन पा रहा, अगर अच्छे से देख नहीं पा रहा तो भाई देख क्यों नहीं पा रहा, या समझ नहीं पा रहा भाई क्यों नहीं समझ पा रहा, तो हम उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों। तो जब वो प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी उसके बाद में हम उसका उपचार करेंगे, यानी बच्चों में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, दूर करेंगे, वो उपचार हो जाता है। यानी कार्टर वुड ने कहा है कि निदान का अर्थ सीखने संबंधी कठिनाइयों, कमजोरी, कमियों का पता लगाना, उसका निर्णय। तो उपचारात्मक क्या है, उपचारात्मक समझ लेते हैं। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, यानी उपचारात्मक का मतलब ये हो जाता है इलाज करना, दवा देना, ऐसे आप समझ लो सिंपल भाषा में, दवा देना या उपचार करना। छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, बिल्कुल जब उसमें क्या होगा भाई, छात्र पढ़ नहीं रहे थे अब पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने क्या क्या उनकी जानकारी लेकर अब हम इलाज कर रहे हैं, तो उसके व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि पहले बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था, अब बच्चा पढ़ पा रहा है, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। फिर छात्रों की योग्यता में वृद्धि, जो वो योग्यता थी उसमें वो और योग्य बना, तो यानी योग्यता में भी वृद्धि हुई। छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना। भाई पहले क्या था, मानसिक तनाव था क्योंकि बच्चा सीख नहीं पा रहा था, तो ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को फर्क पड़ता है जब उसके क्लास में अन्य बच्चों के लिए तालियां बजती हैं, अन्य बच्चों की तारीफ होती है, लेकिन उस बच्चे की नहीं होती है ना। और बाद में क्या है, जब उसमें सुधार होता है, किया जाता है, तो उस बच्चे के साथ भी सब वैसे ही होता है, तो उसमें जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो दक्षता आधारित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। रचनात्मक यानी कि जो मूल्यांकन जो क्लास में रोज होते हैं, है ना, हफ्तेवारी, महीनेवारी और रोज भी चल रहे हैं, उनको कहते हैं, है ना। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिसमें छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं, तो ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हो जाते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग तो आप जानते हैं। विश्लेषण जिनका जो विखंडन जिनका किया जाता है, जैसे हमारे सम्मुख को यहाँ पे हम इन चीजों को डिस्कस कर देते हैं। क्या होता है, बी से विश्लेषण और वी से विखंडन यानी टूटना, यानी कोई भी हमारे सम्मुख समस्या आई है, हमने उसको तोड़ दिया और तोड़ के यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया और उस समस्या को हमने सॉल्व कर लिया। और संश्लेषण क्या होता है, उसको हमने एक में जोड़ दिया, जोड़ के, तो ये चीज हो जाती है, ये तोड़ के होती है और ये जोड़ के होती है। संश्लेषण जोड़ के और विश्लेषण विखंडन करके छोटे छोटे भागों में तोड़ के। उसके बाद है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है
कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। मूल्यांकन में यही तो होता है भाई, मूल्य को आंकना। मूल्यांकन यानी भाई जो चीजें हैं, बच्चे ने कितने हद तक उसको सीखा है, कितना सीखा है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। ये हो जाता है शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य लिखिए तो चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श एवं निर्देशन, निदान, अन्वेषण एवं शोध कार्य। कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है, तो उत्तेजना का, उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण। शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, तो मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न प्रकार है: सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण में उन्नति, परीक्षण प्रणाली में सुधार और विद्यालयों का सुधार। ये हो जाता है। अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है, तो अवलोकन क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस नवाचार व विचार से है जिसके मानने या स्वीकार करने वाले उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। नवाचार यानी नवीन विचार, यानी नवाचार करने का मतलब है नई चीजों को उसमें सम्मिलित करना। और नवाचार, यहाँ पे शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है? नवाचार वही नई चीजें लाना, नयापन करना। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वो नवाचार शब्द की ही देन है। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण प्रविधियों में अनेक प्रकार की नवीनता का समावेश हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बहुत चीजों में बदलाव हुआ है, वह शैक्षिक नवाचार को ही प्रदर्शित करता है। शिक्षा जगत में नवाचार को विद्वानों द्वारा निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। E.M. रोजर्स के शब्दों में नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। H.G. वार्नेट के शब्दों में नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। बिल्कुल। आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास के स्तर को स्पष्ट विचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, नवाचार से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है नई चीजों को लाना, नवाचार, है ना। जब आपने इतनी बात को समझ लिया, अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथों में वर्णित सत्यवाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना, ये हो जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन यानी हम जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो टाइम टाइम पर आपसे क्वेश्चन किया, टाइम टाइम पर आपसे चीजें पूछी कि ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है, तो हम पीरियड के बाद हम पूछ लेते हैं, फिर दूसरे दिन भी वो चीज पूछते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे रोज क्लास चल रहे हैं तो रोज हम आपसे कोई ना कोई चीज पूछ रहे हैं, यानी हम आपसे फीडबैक ले रहे हैं, ये चीज हो जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायाधीश का क्या अर्थ है, तो न्यायाधीश से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए छोटे समूह से जिनका चयन इस प्रकार किया गया कि संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हो। परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य? वैधता, वैलिडिटी, है ना। तो किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन में सत्यता यानी, है ना, तो उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। तो यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्य से घनिष्ठ संबंधित वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है। अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से जिसमें कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताएं। देखिए, फिर से नवाचार वह विचार है जिसके मानने स्वीकार करने वाले उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। यानी क्या है कि जो चीज उसमें कमी है उसको नए तरीके देना और नए तरीके से उसको देखना कि बच्चे में शिक्षा कैसे, यानी बच्चे को हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इसमें ऐसा क्या नयापन लाएं जो बच्चा सीख सके। अब यहाँ पे है शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो कोरे महोदय के अनुसार 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करने, निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण क्या हैं, तो अवलोकन एवं साक्षात्कार। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण। परिकल्पना क्या है, तो परिकल्पना क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए, तो लिखित क्या है, इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। भाई आप जब लिखते हैं तो पहले चीज़ों को आप समझेंगे, फिर रटेंगे। हालांकि रटने पे तो ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि चीज़ों को समझेंगे। कुछ चीज़ें याद भी करने वाली होती है तो वो बिना याद किए तो नहीं हो पाती हैं। और पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। भाई हमें कोई चीज़ लिखनी है तो हमें पहले उसको समझ लेना है, तभी तो हम लिख पाएंगे ना। बालक में मौलिकता का
विकास होता है, बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? समाज मितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाज मितीय गुणांकन उपकरणों से बालक में सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। मांसपेशियां एवं गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन इसमें वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखी। देखिए फिर से उपचारात्मक शिक्षण आ गया। तो उपचारात्मक शिक्षण यानी समस्या का पता लगाकर उसका समाधान करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये आपका हो जाता है प्रत्येक छात्र कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, तो ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं अध्यापक के पास जाना चाहिए, और जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। निदान की आवश्यकता उनका चयन अध्यापक व अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। क्रियात्मक शोध देखिए, क्रियात्मक शोध की शिक्षा आवश्यकता, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके, शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके, कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके, शिक्षण से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके, शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, व्यापक मतलब फैला हुआ है ना, बड़ी मात्रा में, फैली मात्रा में बालक के अधिगम में किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। मापन क्या है? तो मापन मूल्यांकन का वो भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने आपको बताया था कि मापन भाई क्या है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, दोनों तरह का होता है। लेकिन मात्रात्मक वो होता है जिसमें अंक दिए होते हैं, और गुणात्मक वो होता है जो अलग अलग हो, जैसे बुद्धि है तो किसी की अलग, है ना, ये चीज। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपका हो जाता है शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है? तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता होती है। विश्वसनीयता क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। तो कर्लिंगन के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन। तो अब आप समझ गए ना कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताएं, तो वैधता और विश्वसनीयता होता है। निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। मापन एवं परीक्षण में कोई अंतर बताएं। एक अंतर बताना है। तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य का वर्गीकरण कीजिए। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मापन के 4 स्तरों के नाम लिखने हैं। तो नामित स्तर, कर्मित स्तर, आंतरिक स्तर, अनुपातिक स्तर, ये हो जाते हैं। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता और साक्षात्कार दाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। साक्षात्कार में भाई तो यही तो होता है कि आप गए होंगे इंटरव्यू देने, कभी तो गए होंगे। तो क्या होता है, सामने बैठे होते हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं और हम उनके सामने बैठे होते हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं, हम उनका आंसर देते हैं। यही तो साक्षात्कार होता है ना। तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है नवाचार। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। नवीन विचार यानी नवाचार। नवाचार किसी नवीन कार्य को करना है, किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। क्रियात्मक शोध के उपकरण कौन से हो जाते हैं? तो अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार और विशेष हो जाता है। परीक्षण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षुओं से अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के 2 विशेषताएं बताएं। तो शोध की समस्या अनुभव जन होती है या शोध संस्था के समान वातावरण के बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। कल्पना से क्या आशय है? तो शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या होता है? परिकल्पना होता है। वही चीज, कोई चीज हम कर रहे हैं तो उसको हम पिछला जो हमारा हम कर चुके हैं उससे हम अनुमान लगाकर चीजों को करेंगे और चीजों को न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायदर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। निदानात्मक यानी किसी समस्या का पता लगाना निदानात्मक होता है। ठीक है।
और इसके उद्देश्य क्या होते हैं भाई, उसकी परेशानी जो है उसका पता लगाया। और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पाठ्यवस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया था, कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ है। भाई कोई चीज में असमर्थता है तो क्यों है, तो उस समस्या का पता लगा लिया। शैक्षिक शोध क्या है, तो शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है, उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्यों की जाती है भाई, इसमें कॉन्फिडेंस आता है, इसमें भाषा शैली में सुधार होता है, वो भी अभी कर चुके हैं लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है। लिखित परीक्षा द्वारा भाषा ज्ञान की जानकारी होती है। लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का मूल्यांकन की दो विशेषता बताएं, तो ये व्यापक प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। सतत मूल्यांकन क्या है, तो इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है और इसे अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य, तो शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य क्या क्या है, नवीन विचारों यानी नवीन विचारों को लाना। तो इसमें क्या होता है भाई, व्यवहारिकता में परिवर्तन होता है। जब नई चीजें आती हैं तो बच्चा सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और क्या होता है, जो पुरानी चीजें हैं, हालांकि पुरानी चीजें खराब नहीं होती है, लेकिन जो कुरीति होती है वो तो खराब है, क्योंकि कुछ चीजें चली आ रही हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसी कुरीति है, तो इसको बदलने की जरूरत है ना। विचार, तो नए विचार क्यों लाए जाते हैं, तो शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में मानी जानी चाहिए। शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना, क्योंकि गणितीय कौशल को संक्षेप में बताएं तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता शुद्धता में गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग में विचार करने की योग्यता, क्रम आकृति को पहचानने और उनमें अंतर करने की योग्यता। अब जैसे जब आपने ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ प्रशिक्षु इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने गणित पहले नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब जब डीएलएड करना स्टार्ट किया तब तो भाई करना है, क्योंकि एक पूरा सब्जेक्ट ही मैथ का है ना। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि आपने मैथ पढ़ी तब आप में क्या बदलाव आया और जब आप नहीं पढ़ते थे तो क्या बदलाव है। पहले क्या था, इतनी बारीकियां नहीं थी, अब क्या है, मैथ पढ़ने से बहुत ही ज्यादा बारीकियां आती है, तर्क शक्ति बढ़ती है और उसमें यानी तर्क करने की हमारे में शक्ति बढ़ जाती है। और क्या होता है कि उसमें शुद्धता, जैसे कोई चीज हम करते हैं, पहले करते थे तो इतनी बारीकी चीजें नहीं ला पाते, अरे एक ही चीज तो छूट रही है, अरे कोई नहीं इतनी ही चीज तो छूट रही है, लेकिन मैथ से ये चीज की जानकारी हो जाती है। अगर एक पॉइंट भी आप, एक बिंदु, छोटा सा बिंदु अगर आप ऐसे इस तरह से लिखना भूल गए तो आंसर आपका क्या से क्या हो जाता है और आपका वो गलत हो जाता है। यानी एक एक बिंदु का महत्व होता है ना। तो इससे क्या होता है, बारीकियां आ जाती हैं मैथ पढ़ने से, और वो अंतर आपने अपने में भी देखा होगा। और जो स्टार्टिंग से मैथ पढ़ते आ रहे हैं तो उनमें तो बारीकियां होंगी ही, है ना। और दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रतियों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है। तो जो दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो गणित पर निर्भर नहीं है। भाई आपने सामान मंगाया, कोई भी चीज आपने ग्रोसरी मंगाई, तो ग्रोसरी में क्या है भाई, ये चीज लानी, तो उसकी लिस्ट बनाई, इतने किलो लानी है, इतने किलो की है तो इतने किलो, मान लीजिए कि 25 रुपए का कोई 1 किलो कोई चीज है तो आधे किलो कितने की मिलेगी, तो आप गणित का आपने यूज किया ना, आपने कोई चीज काउंट करके ली, तो वो क्या है, गणित का यूज हुआ ना। दूध वाला आया, उसका हिसाब है तो गणित है ना। धोबी है, उसको कपड़े आपने दिए, गिन कर लिए, पैसे गिन कर दिए, उसको आपने जोड़ा, कितने पैसे हुए, कितने एक कपड़े के कितने ले रहे हो, और अगर हमारे 10 कपड़े हैं तो कितने रुपए हमें देने। यानी कि सभी चीजों में गणित का यूज है और दिन रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हो बहुत ही आराम से। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हो, तो भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है, और अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक। और भाषा कौशल होते कितने हैं, 4 होते हैं भाई। हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें हम लिखकर आपको समझा रहे हैं, कुछ चीजें हम बोलकर आपको समझा रहे हैं, कुछ चीजें आप सुनकर समझ रहे हैं, कुछ चीजें आप लिख कर समझ रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं। तो यानी ये भाषाई कौशल हो जाते हैं। परीक्षण और मापन की किन्हीं 2 समानताओं को बताएं, तो परीक्षण और मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया, दोनों शिक्षण के अभिनक्षण के 2 गुण हो जाते हैं। मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी हैं। में आत्मविश्वास जागृत करना, भाई बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है। जब बच्चों से सवाल करेंगे, वो हमको जवाब देंगे, तो क्या है, बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे। वो आज जो मजबूत बन रहे हैं, कल वो आगे चलकर क्या होगा, बड़े बड़े इंटरव्यू, बड़े बड़े साक्षात्कार में वो बैठेंगे और अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे और पाएगा। मापन के प्रकार बताएं, तो मानसिक मापन और भौतिक। आपका उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बतारात्मक यानी किसी समस्या को दूर करना, उसका इलाज करना। ठीक, आप ऐसे समझ लें, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसमें अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना। भाई जाए तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे थैंक यू।